हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचने पे जो टीडीएस लगता है वो लेटेस्ट सेक्शन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आई हैं, क्लैरिफिकेशन आया कि उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। लेटेस्ट बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में टैक्स रेट भी बताया गया है। इनकम टैक्स में 30% से उस पर टैक्स लगेगा और इस पे टीडीएस भी एप्लीकेबिलिटी बताइए अंडर सेक्शन 194S। अब ये 1 जुलाई 2022 से अप्लाई होने वाला है, तो इसी के रिगार्डिंग कुछ क्लेरिफिकेशन आए हैं। क्लेरिफिकेशन में सबसे पहले बताया गया है कि 194S जो कि टीडीएस का सेक्शन है, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लगेगा और इसका जो रेट बताया है वो है 1%। 1% से कोई भी पर्सन जो कंसिडरेशन पे कर रहा है टू सेलर फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको 1% डिडक्ट करना है। मतलब इसमें बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194S। क्या सारे बायर्स को टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ बताया गया है कि दो प्रकार के पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, एक स्पेसिफाइड पर्सन है और एक अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 रुपीज की बताई गई है और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसका मतलब है कि अगर बायर स्पेसिफाइड पर्सन है तो जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जब वो कंसिडरेशन पे कर रहा है फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो अगर कंसिडरेशन 50,000 एंड अबव है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194S। वैसे ही अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंसिडरेशन पे कर रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो इन दैट केस द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज एंड अबव अगर कंसिडरेशन है तो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करनी है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। तो स्पेसिफाइड पर्सन बताया गया है इंडिविजुअल और एचयूएफ है जिनकी पीजीपीपी से इनकम नहीं हो, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से अगर इनकम नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज। वैसे ही स्पेसिफाइड पर्सन में एक और को इंक्लूड करा है इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी पीजीपीपी से इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पर उनका अगर बिजनेस है तो बिजनेस का जो सेल है, ग्रॉस रिसीट है, टर्नओवर है from business carried by him does not exceed 1 crore rupees। अगर 1 करोड़ के अंदर है उनका सेल्स, टर्नओवर, रिसीट फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से अंदर है तो उनको स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाएगा। अगर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो प्रोफेशन के जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज है, तो टर्नओवर उनका 50,000 रुपीज से कम है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल होंगे। अब ये जो टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट देखना है फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। अब ये जो नया सेक्शन है 194S, ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। तो इसके लिए जो टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट देखा जाएगा फॉर बिजनेस और प्रोफेशन वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का देखा जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और प्रीवियस ईयर आपके बिजनेस से जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ के अंदर है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे, या आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और आपका जो टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। और अब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं और कंसिडरेशन पे कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंट को, तो 50,000 एंड अबव अगर कंसिडरेशन होगा तो आप पे 194S एप्लीकेबल होगा। वैसे ही अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, उन लोगों के लिए 10,000 की लिमिट है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। ये तो बहुत सिंपल था जो सेक्शन में एक्सप्लेन्ड है, बट अब इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है इसमें काफी हर्डल्स थे, क्योंकि जब कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट पे डील करता है तो जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में भी हो सकता है,
पार्टली इन काइंड भी हो सकता है। तो कैसे टीडीएस की रिकवरी हो, या कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा हो, उस प्लेटफॉर्म पे कैसे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो, इन्हीं से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर ट्रांसफर हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज, तो कैसे एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी। तो उसमें भी ये बताया गया है कि देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक बायर इन्वॉल्व होता है और एक सेलर इन्वॉल्व होता है। जब भी टीडीएस की बात आती है तो वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर के ऊपर। तो यहाँ पर भी बायर और सेलर तो होंगे होंगे, एक खरीद रहा होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट और एक बेच रहा होगा। बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बायर खरीद रहा होगा और सेलर बेच रहा होगा। इसमें एक्सचेंज के साथ साथ ब्रोकर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो उस इन सारी जो डिफिकल्टीज है, जब मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन में, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीडीएस डिडक्ट करने की। तो इसके लिए बताया है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, मतलब कि बायर ने एक्सचेंज से बाय कर रहे हैं, जो बायर ने कंसिडरेशन पे किया वो एक्सचेंज को किया है, एक्सचेंज डायरेक्टली सेलर को अगर पे कर रहा है, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक्सचेंज की होगी। एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट करके फिर सेलर को पैसे देगा। अगर बीच में ब्रोकर भी इन्वॉल्व है, मतलब बायर ने एक्सचेंज को दिया, एक्सचेंज ने ब्रोकर को दिया, और ब्रोकर ने फाइनली सेलर जो ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है उनको उसको दे रहा है, तो यहाँ पर एक्सचेंज और ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब दोनों को ही टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, तो दोनों तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या फिर दो एक्सचेंज और ब्रोकर एग्रीमेंट में एंटर हो कि ब्रोकर डिडक्ट कर लेगा टैक्स और एक्सचेंज रिटर्न फाइल करेगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट में बकायदा बताएगा कि ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें टीडीएस ब्रोकर फाइल करेगा। तो वो जो फॉर्म है 26QF वो एक्सचेंज फाइल करेगा, और जो टैक्स जमा करना है वो ब्रोकर करेगा। तो जब मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है तब एग्रीमेंट के थ्रू ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि ब्रोकर टीडीएस डिडक्ट करे और जमा करे। जहां पर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि बायर जो खरीद रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट वो एक्सचेंज से ही खरीद रहा है और एक्सचेंज ही ओनर है ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। इन दिस केस सिर्फ दो पार्टीज है, एक बायर और एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज ही सेलर है। तो यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिडक्ट टीडीएस। बट अब बायर को कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज को ही बिलोंग करता है। ये डाउट तो पहले वाले केस में भी हो सकता है, जब एक्सचेंज ओनर ना हो, rather देन सेलर, एक अदर पर्सन इज द ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये बायर को नहीं पता, क्योंकि वो जो डीलिंग कर रहा है वो तो एक्सचेंज से कर रहा है। इन दैट केस एक्सचेंज जो एग्रीमेंट एंटर करेगा बायर से, उसमें वो क्लियर बताए कि हु इज द ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, एंड वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकता है, मतलब एक्सचेंज ही टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर दे इंस्टेड ऑफ बायर, क्योंकि बायर के लिए डिफिकल्टी हो सकती है टू डिडक्ट, क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन है ओरिजिनल ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो एग्रीमेंट के थ्रू एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है, बट ये सब एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए, और एक्सचेंज बकायदा क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 26QF जमा करेगा बिफोर द ड्यू डेट, और एक्सचेंज ही इनकम टैक्स रिटर्न में ये सारे ट्रांजैक्शन जो वो बायर के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है ये सब डिस्क्लोज करेगा और उस पर टैक्स पे करेगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसफर हो रहा हो वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S। सेकेंड क्वेश्चन है, question number 1 was with respect to transaction where the consideration for transfer of virtual digital asset is not in kind. How will this operate in a situation where it is in kind or in exchange of another VDA?
अगर इन काइंड में ट्रांसफर हो रहा है या कोई दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से ट्रांसफर हो रहा है, तो जो एक बायर है, बायर एक जो पर्सन है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद रहा है और वर्चुअल डिजिटल एसेट बेच भी रहा है, तो एक जो पर्सन है वो बायर की भूमिका भी निभाएगा और सेलर की भी निभाएगा। वैसे जो अदर पर्सन है वो भी बायर की भूमिका निभा रहा है और सेलर की। इन दिस केस दोनों ही बायर है और दोनों ही सेलर है इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो इस इन दिस केस दोनों पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना पड़ेगा और चालान, जो टीडीएस का चालान है वो एक दूसरे को शो करेंगे। जब तक शो नहीं करेंगे, चालान जमा नहीं करेंगे, तब तक एक दूसरी पार्टी वर्चुअल डिजिटल एसेट रिलीज नहीं करेगी। क्योंकि इस केस में इन काइंड में इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों को चालान जमा करना है और दोनों जब तक चालान शो नहीं करेंगे एक दूसरे को तब तक वीडीए रिलीज नहीं होगा। यहां पर एग्जाम्पल भी बताया गया है, इन अ सिचुएशन वेयर वीडीए ए virtual digital asset A is being exchanged with another virtual digital asset B. Both the person are buyer as well as seller. One is buyer of A and seller for B, and another is buyer for B and seller for A. Thus, both needs to pay tax with respect of transfer of virtual digital asset and show the evidence to other so that virtual digital asset can be exchanged. And in this case, जो पर्सन है वो 26QE में फॉर्म सबमिट करेगा क्वार्टरली। तो ये जो है ये काइंड के एग्जाम्पल को कवर किया। अब यहाँ तो डायरेक्टली बायर और सेलर है, यही काइंड में जो डीलिंग है ये एक्सचेंज में भी हो सकती है। तो अगर एक्सचेंज में हो रही है तो एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टीडीएस डिडक्ट करे एंड उसको कन्वर्ट करे। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों ए और बी, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा ए और बी दोनों ही बाय हो रहे हैं और दोनों ही सेल हो रहे हैं, तो दोनों का जो 1% है वो डिडक्ट करेगा एक्सचेंज और बाकी का जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है 99% वो रिलीज कर देगा रिस्पेक्टिव बायर और सेलर को। अब जो ये 1% ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट ए एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट बी है, ये एक्सचेंज कैसे करेगा? ये प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट से कन्वर्ट करेगा। और जो प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जैसे बीटी, ईटीएच, यूएसडीटी, यूएसडीसी, वो इसको इजिली कन्वर्ट कर देंगे इनटू आईएनआर। तो ये जो 1% उन्होंने डिडक्ट किया एक्सचेंज ने, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेगा मार्केट ऑर्डर फॉर कन्वर्टिंग दिस टैक्स इन काइंड टू वन ऑफ द प्राइमरी वीडीएस व्हिच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू आईएनआर। और ये जो ट्रांजैक्शन की पूरी सीरीज होगी ये 0 आवर्स से 23:59 आवर्स तक रहेगी। मतलब इस ड्यूरेशन के जितने भी ट्रांजैक्शन है वीडीएस के, वो सब एक्यूमुलेट होंगे और इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा मार्केट ऑर्डर फॉर कन्वर्टिंग द रिस्पेक्टिव टीडीएस अमाउंट टू आईएनआर। जब ये पूरा बट ये सबकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एक्सचेंज की होगी। इसलिए एक्सचेंज जब ये पूरे टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर देगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मेल करेगा अपने कस्टमर्स को। जो बायर और सेलर है उनको कॉन्ट्रैक्ट नोट मेल करा जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में टैक्स विथहेल्ड भी बताया जाएगा जो कि इन काइंड है, और अमाउंट कितना रियलाइज किया गया है वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि इन काइंड से रिलेटेड था कि अगर एक वर्चुअल डिजिटल एसेट अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड एक्सचेंज हो रहे हैं तो इन दैट केस कैसे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी। थर्ड क्वेश्चन है, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट गुड्स फॉर्म में है तो गुड्स में
लास्ट ईयर ही 194Q आया है, 194Q एप्लीकेबल होता है। तो अगर 194S एप्लीकेबल है और टीडीएस डिडक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 194S, तो क्या 194Q में भी फर्दर डिडक्ट होगा टैक्स? तो बताया गया है कि अगर 194S में टैक्स डिडक्ट हो गया है तो फिर 194Q अप्लाई नहीं होगा, एक बार में एक ही टीडीएस सेक्शन अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जीएसटी अमाउंट पे भी टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194S? तो जो नेट कंसिडरेशन है विद एक्सक्लूडिंग जीएसटी और चार्जेस, उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लेरिफाई किया गया है, इन ट्रांजैक्शन वेयर पेमेंट इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू पेमेंट गेटवे, ऐसा अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो इन दैट केस टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? क्योंकि जब पेमेंट गेटवे यूज करते हैं एट दैट टाइम कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी बताया, एक पर्सन है XYZ जिसको सेलर को पे करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब वो ABC डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है टू पे 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जिस लाइबिलिटी जो है वो XYZ की आएगी या ABC की आएगी, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म की आएगी या फिर जो पर्सन पे कर रहा है उसकी आएगी। तो बताया गया है कि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ एनी थिंग, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। तो इन दैट केस जो XYZ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिडक्ट टीडीएस। लास्ट जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 और 10,000 की, वो कब से देखनी है? 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ट्रांजैक्शन की देखनी है या 1 अप्रैल 2022 से देखनी है? तो इसके लिए भी क्लैरिफाई किया है कि आपको जो ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2022 से एग्जीक्यूट करे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उन सबको एग्रीगेट करना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल से 30 जून के जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड 50,000 और 10,000 देखने के लिए, क्योंकि ये जो नया सेक्शन है ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अप्लाई होगा। तो जो थ्रेशोल्ड देखी जाएगी वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखी जाएगी। तो होप ये जो सर्कुलर आपको क्लियर हुआ होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, कि कैसे 1% अप्लाई होगा और किन किन पे अप्लाई होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर कोई डाउट हो। तो तब तक के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।